फाइनल ईयर रेजिडेंट हैं, तो आप एक अच्छा हमारे लिए एक एग्जाम्पल आपको देख लेके मैं शेयर कर सकता हूँ कि मैं जो जूनियर्स हैं उनको मैं क्या बताना चाहूँगा, या आप भी अगर इस स्टेज पे हैं तो आप कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी जब फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग शुरू हुई थी, तो उससे पहले आपका एनेस्थीसिया का बैकग्राउंड था? सर बिल्कुल भी नहीं, अच्छा, तो बिल्कुल भी आप नहीं। जब आप बिल्कुल शुरू के 1 हफ्ते में आपने एनेस्थीसिया के फ्लोर पे जाके क्या किया था? सर उसमें मेन चीज जो है ना वो ये है कि आपको हम हमारे पास ये था कि आइडियली जो जिस ओटी में आपकी मतलब रोटेशन चल रही होती है, हुँ, उस ओटी में जिस स्पेशलिटी का कोई किसी एक स्पेशलिटी का वो ओटी होता है, हुँ, हुँ, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप उस स्पेशलिटी से कंसर्न जितनी भी सर्जरीज़ होती हैं, आप उन्हीं पे फ़ोकस करते हैं, उन्हीं सर्जरीज़ को पढ़ते हैं हुँ, हुँ, और उससे रिलेटेड अगर आपकी ऑब्स्टेटिक्स की चल रही है, तो आप ऑब्स्टेटिक्स सारा पढ़ रहे हैं उसी के साथ और उसी की सर्जरीज़ हो रही हैं। हुँ, हुँ। या अगर पीडियाट्रिक नहीं, सर्जरी का है, असल तो में मेरा पीडियाट्रिक सर्जरी का मेरा ये सवाल नहीं था। मैं अपने सवाल को रिफ्रेज़ करता हूँ कि पहला सर हफ्ता या पहला महीना आप याद करें कि पहले 1 हफ्ते या पहले 1 महीने में आपने बताया ना कि आपका एनेस्थीसिया का बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है? सर तो आप एक नई नवेली दुल्हन की तरह थे। तो आपने क्या महसूस किया था? आपको 1 हफ्ते में कुछ याद करने की कोशिश करें कि आपने पहले चले महीने हफ्ता नहीं मैं कहता हूँ महीना कह लेता हूँ। पहले महीने में आपने क्या पढ़ा था और क्या किया था? सर इनिशियली जो डेज़ थे ना, उनमें मेनली ऑब्जर्वेशन थी। हुँ, उसमें मेनली और? उसमें मेनली ऑब्जर्वेशन थी और उसके अलावा जो है ना सबसे मेनली मशीन की अंडरस्टैंडिंग, ओटी की नो हाउ हुँ, हुँ। के रूटीन वर्किंग कैसे होती है। उसके अलावा जो है ना मेनली सर पेशेंट की जो है ना एयरवे मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड चीज़ें। अच्छा, वेरी गुड। ये अब मुझे मैं और आपको इक्विपमेंट आपने बहुत अच्छा जवाब और दिया। अब मुझे ये बताइए कि आपको सबसे पहले कहा गया होगा कि मशीन पढ़ें, ठीक है? जी सर, मशीन पढ़ें, ओटी के एनवायरनमेंट को समझें, स्टरलाइज़ेशन अच्छा, को समझें। तो आपको मशीन जब आपने पहली दफ़ा पढ़ने की कोशिश की थी, तो आपके कुछ 1% भी आपको समझ आया था? सर इनिशियली तो बिल्कुल, क्योंकि न्यू चीज़ होती है, कुछ भी समझ नहीं आता। कभी इन चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ा होता। हुँ। बाकी हर स्पेशलिटी में कुछ ना कुछ सुना होता है। आपने प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के रेफरेंस से कोई चीज़ को आपको किसी ने बताया था या आपको कहा गया था कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट को बहुत डिटेल से पढ़ो? सर हमें ये कहा गया था कि आप सब कुछ सीख जाएँगे, लेकिन प्री ऑपरेटिव असेसमेंट सबसे लास्ट में सीख सकेंगे, ये इतनी हाँ मुश्किल जी, चीज़ है। जी। तो देखें अब आप अगर मिसाल के तौर पे ये वो वाली बात है कि आप ये कहें कि पहले में बच्चा पैदा बाद में होगा, बच्चे को स्कूल में सर दाखिल पहले करा देते हैं, ठीक है? ऐसा ही है बच्चा सर। बच्चा पैदा बाद में होगा, स्कूल में अभी माँ की पेट में ही उसका एडमिशन करा देते हैं स्कूल में, तो उसको भाई 5 साल के बाद उसको स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट इज़ ऐसा मैंने आपको बिल्कुल जो रियल टाइम जो प्रॉब्लम है ना, मैंने आपको वो बताई। और अब आप मुझे बताइए ईमानदारी से 4 साल के बाद, आपने अगर कभी मेरे साथ डिस्कशन सुनी हो या देखी हो या वो लोग के जो कुछ अरसे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप मुझे सिर्फ़ ईमानदारी से मुझे बताइए कि अगर आप एनेस्थीसिया की प्लानिंग अच्छे तरीके से कर लें, जो कि बेस करती है आपकी हिस्ट्री से। आपको एक सर्जन आके बताता है कि मैंने ये केस करना है, ठीक है? और उसके बाद आपका दिमाग एक आपके दिमाग के अंदर एक प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद आप सोचते हैं कि मैंने ये करना है, ठीक है? और उसके बाद आप उसका एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के बाद आप एंड पे उसको प्लान को एग्ज़िक्यूट करते हैं, ठीक है? तो आप ऐसा ही है ईमानदारी सर। से मुझे बताइए कि अगर पहले दिन आपको ये बताया जाता कि एनेस्थीसिया की प्लानिंग कैसे करते हैं, ठीक है? सर एनेस्थीसिया की असेसमेंट कैसे करते हैं? एक पेशेंट को शिकार को पकड़ने के लिए सबसे पहले कैसे शिकार को आप तो आर्मी के बंदे हो, आप किसी चीज़ को लॉक कैसे करेंगे, ठीक है? सर या हमें आप हमें जब पेशेंट टेबल पे आ जाता था ना, तो कहते थे इसका प्री एनेस्थीसिया लिख के लाओ। हाँ, ठीक है? उस वक़्त आपने कभी ये बात सोची? या आप चलें अब आपको चलें 4 साल के बाद मैंने आपको ये बात पॉइंट आउट की है कि अगर मैं आपको अगर ज़ीरो डे पे फिर ले जाऊँ और मैं आपको कहूँ कि भाई आप कुछ नहीं करना आपने, आपने ऑब्ज़र्व भी करना है, आप देखिए जो कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको पूरे पेशेंट को थॉरोली हिस्ट्री लेना, एग्ज़ामिनेशन करना, उसके हिसाब से आपको एनेस्थीसिया के स्टेप्स बताए जाते हैं
कि भाई एनेस्थीसिया होता क्या है, एनेस्थीसिया किस बला का नाम है, ठीक है। और एक आपको ये आपकी छुरियां कांटे तेज कराई जाती है कि भाई आपको सामने कोई भी मरीज आए तो पहले आपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल लगाना और एंडोट्रेकियल ट्यूब डालना और ये सारी चीजें जो स्किल्स हैं, जो आर्टीरियल लाइन डालना या सेंट्रल लाइन डालना, वो तो बहुत बहुत आसान काम है, ठीक है। सर 4 साल के बाद ये स्किल सबको आ जाती हैं, सिर्फ सब वही आ मुश्किल जाती है। होती है बंदा को। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? मेरी बात को देखें विदाउट एनी प्रेशर, आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? ऐसे ही है सर अब 4th ईयर में ये डर होता है कि कोई अनअसेस्ड मरीज गलत अंडर ना हो जाए, अंडर होने के बाद बड़ा मसला है। जी, ठीक है ना। अंडर करना सबसे आसान काम। बेसिकली ये हमारी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हमें जो आपको पिन पॉइंट जुमला बोला है ना कि बच्चे के एडमिशन की पहले फिक्र होती है, बच्चे की पैदाइश से पहले, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। तो अब ये बात कोई जो जूनियर सुन रहा हो उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि पहली चीज जो आपको सीखनी है वो पेशेंट की इवैल्यूएशन सीखनी है कि पेशेंट को आपने इवैल्यूएट कैसे करना है, पेशेंट के अंदर आपने प्रॉब्लमैटिक थिंग्स को कैसे रूल आउट करना है, आपने हर सिस्टम के हिसाब से आपने पेशेंट की चीज़ों को स्ट्रेटिफाई करके आपने चॉक आउट करके आपने ब्लॉक्स कैसे बनाने के भाई इस पेशेंट में इंट्यूबेशन की ये प्रॉब्लम होगी, इस पेशेंट के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, इस पेशेंट की किडनीज के अंदर ये प्रॉब्लम है, इस पेशेंट की लंग्स के अंदर ये प्रॉब्लम है, जो हमारी चीज़ों से वो क्लैश करता है, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट मैसेज कि जो चीज़ आप लोगों सारी, अभी मुझे एक रेजिडेंट का मेरा राब्ता हुआ, उसको जनाब उसके सुपरवाइजर ने कहा कि तुम्हारा टास्क है, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, तुमने मिलर से एनेस्थीसिया मशीन का पहला चैप्टर पढ़ना है। और लिटरली आज की तारीख में भी 17 साल के एनेस्थीसिया एक्सपीरियंस के बाद भी कोई मुझे मिलर का चैप्टर अगर एनेस्थीसिया मशीन से पढ़ने को कहेगा ना, तो ताहिर भाई भी यहाँ पे बैठे हुए वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि एक दफा ना बंदा हिल जाएगा कि यार ये क्या मुसीबत है सर। 1 हफ्ते में तो मतलब ये मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूँ प्रॉब्लम कि जो हमारे रेजिडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। एंड आपको तो चलो ये भी बात बता दी गई, लेकिन आम तौर पे हमारे मेजॉरिटी थिएटर्स में क्या हो रहा होता है, ये देखें, इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिस्टम में किसी का कसूर है, जो कर रहा है उसका कसूर है, मैं आपसे रियल टाइम प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसको कैसे फिक्स करना है हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमें खोतों की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि फलाना थिएटर के अंदर कोई एक पढ़ा लिखा खोता मौजूद हो कि जो कि नाम का जिसके ऊपर ओवरऑल पहना हुआ जिसने और गले में स्टेथोस्कोप लगाई भी हो, वो चीज़ों को पिक करके सीनियर को बता दे। द फर्स्ट एम फॉर अ न्यू रेजिडेंट इज लाइक दैट। आपके जो 7 सीनियर हैं उनको अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लोगों को ये परवाह नहीं होगी कि आप कोई चीज़ सीख के आ जाएं या नहीं, और आपके जो है वो आपकी ट्रेनिंग का जो 1460 दिन हैं, 1460 डेज, वो एक एक दिन आपके मैटर करने चाहिए। उनका जो बेचारा, और अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लोगों को आपको उनको डील करना पड़ता है जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जो बेचारे नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम देम, जिन्होंने अपने कैरियर में कुछ नहीं किया होता। और मेजॉरिटी केसेस में वो आपका तो चले आर्मी का अलग सिस्टम होगा, लेकिन मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के मेडिकल ऑफिसर्स को विद देयर रिस्पेक्ट टू सैल्यूट टू देम, मैं उनको कुछ ये नहीं कर रहा, लेकिन मैं रेजिडेंट्स के लेवल की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि उनको जो कि बेचारे अनफॉर्चुनेटली उनको ज़्यादा उनसे घबराते भी हैं, ठीक है, उनसे वो ज़्यादा खुश भी नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने कुछ अरसे के बाद हमें बाईपास कर लेना है, ठीक है। उनकी अगर कोई गलती से हफ्ते में जिन हॉस्पिटल्स में रेगुलरली क्लास होती है, वहां पर उनकी 1 हफ्ते के जिस दिन क्लास होती है उस दिन मेडिकल ऑफिसर्स का मुंह इतना 1 किलोमीटर का हुआ होता है, ठीक है। फिर मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा मकसद किसी की इंसल्ट करना नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। इन चीज़ों से फेस करना पड़ता है, इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली फिर होता ये है कि जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं ना, वो इस चीज़ पे बॉदर करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है, ना हमारे रेजिडेंट्स सीरियस होते हैं, क्योंकि वो और बहुत सारे मसलों में उलझे होते हैं। पहले साल तो उनको इस यूफोरिया में गुजरते हैं कि हमारा पार्ट 1 निकल गया है। ये जो कराची की टिपिकल टर्मिनोलॉजी ने पार्ट 1 निकाल लिया है, वो पार्ट 1 निकालता, वो भी एक कहानी है कि किस तरह से पार्ट 1 निकाला जाता है, ठीक है। वो भी एक अलग कहानी है। वो वलीउल्लाह लोग हैं जिन्होंने ये एफसीपीएस पार्ट 1 के पुराने पूल्स का बनाया है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और उनको इस तबाही का पेश खैमा समझता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट कि उन्होंने लोगों को इतनी गलत तरबियत दे दी है
कि वो वहां पे उनका, जिसको कहते हैं ना कि वो जिस काम के स्टार्ट में बेबरकती हो, वो बेबरकती पूरे 4 साल रहती है, कि वो स्टार्ट में ही उनकी इतनी बड़ी तबाही को उनको पीछे लगा दिया जाता है कि बाकी किसी भी स्पेशलिटी में बेसिक साइंसेस का शायद इतना रोल ना हो, लेकिन एनेस्थीसिया एक ऐसी स्पेशलिटी है भाई, आपका जो है ना वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एफसीपीएस के वाइवे में पूछा जा सकता है आपसे। बिल्कुल जो मेडिकल कॉलेज की आपने पहले दिन चीज पढ़ी होती है, वो आपसे एफसीपीएस के वाइवे में आपसे पता लग रहा होता है कि आपसे फेमरल आर्टरी और फेमरल वेन के रिलेशंस पूछे जा रहे होते हैं। तो दैट इज व्हाट इज एनेस्थीसिया इज। और एवरी डे मैं ये बार बार बात कहता हूँ, एवरी डे आई लव एनेस्थीसिया मोर देन यस्टरडे एंड आई रिस्पेक्ट एनेस्थीसिया लाइक एनीथिंग। और मैं इसको इबादत समझ के करता हूँ, खुदा की कसम। ये मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से मैं बात बता रहा हूँ कि बाकी सारी स्पेशलिटीज मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी स्पेशल, लेकिन एनेस्थीसिया एक ऐसी स्पेशलिटी है कि भाई जिसमें कार्रवाई नहीं चल सकती, पवा नहीं चल सकता, दम टपाव मुहिम नहीं चल सकता। मैं सारी लैंग्वेजेस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों का ये जिम्मेदारी है जो सीनियर लेवल पे पहुंच चुके हैं, खुदा के लिए जो आपका जूनियर आए उनके ऊपर रहम कर दें, उनके ऊपर रहम कर दें। उनके हाथ पकड़ के जो ये मैसेज मैं भेज रहा हूँ, खुदा के लिए जो सीनियर्स हैं प्लीज अपने जूनियर्स से मोहब्बत करें, रिस्पेक्ट करें। उस तबाही से जिससे आप लोग गुजरे हैं, आप उन लोगों को बचा लें। तो पहले तो मेरी आप सब लोगों से दर्दाना गुजारिश है कि प्लीज जो मैंने आपको बताई है बात, इसको समझने की कोशिश करें। हमारे रेजिडेंसी के स्टार्ट से ही हमें गलत रास्ते पे चला दिया जाता है और वो 4 साल गुजर जाते हैं। और उसके बाद मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो मतलब देवर ब्रिलियंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे पटरी से उतरे हैं, ऐसे पटरी से उतरे। उनमें से कई मेरे सीनियर्स ऐसे जिन्होंने एफसीपीएस छोड़ के कुछ और काम शुरू कर दिया, जिनमें से एक गायनाकोलॉजिस्ट बन गए, तो वो बहुत कामयाब हो गए, सक्सेस तो बहुत सक्सेसफुल हो गए, पैसे पैसे तो उन्होंने बहुत कुछ कमा लिए। लेकिन वैसे मुझे अफसोस होता है कि व्हाट ही हैज डन, ठीक है ना। तो एक तो मेरी मेरी ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीजें हैं वो रेजिडेंट्स के उसके ऊपर है कि रेजिडेंट जो हैं वो अपनी ऐसी इकोनॉमिक साइकिल में फंसे हुए होते हैं, ठीक है। खास तौर पे लड़कियों की अलग प्रॉब्लम होती है, लड़कों की अलग प्रॉब्लम होती है। जो लड़कियां होती हैं उनकी प्रॉब्लम होती है उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनका हस्बैंड, उनके इन लॉज, ठीक है। और जो लड़के होते हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका पीयर प्रेशर होता है, उनकी फैमिली का प्रेशर होता है, उनके माँ बाप का प्रेशर होता है, उनके बहन भाइयों का प्रेशर होता है। तो वो चीज़ों के साथ साथ ही आपने चलना होता है। और इसकी मैं एग्जांपल आपको ये दूंगा कि देखें, आपको हर चीज़ ज़िंदगी की प्लान करनी चाहिए। वैसे तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप थोड़े फ़ायदे के लिए बड़ा नुकसान कर लें, ठीक है। लोगों का आमतौर पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो ये कहते हैं कि पता नहीं यार एफसीपीएस तो पता नहीं कब निकलना है, वो निकलना वही वो निकलना वहां पे भी आ जाता है। एफसीपीएस तो पता नहीं कब निकलना है, तो बाकी चीजों को तो साथ साथ रखें। तो वो होता ये है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। तो होता ये है कि ना तो आप पैसे कमा पाते, ना आप इम्तहान पास कर पाते, ठीक है। और मैं आपको अगर और किसी की एग्जांपल ना दूं, मैं अपनी एग्जांपल लूं कि मैं पहले दिन प्रैक्टिस कर रहा था, उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता था जब पैसे कमा रहा था। लेकिन अल्टीमेटली अल्टीमेटली जब एग्जाम मेरा अपनी एफसीपीएस की ट्रेनिंग खत्म होने के 3.25 साल के बाद मेरा जब इम्तहान पास हुआ, तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ। और जब मेरा इम्तहान पास नहीं हुआ था और मेरे दोस्तों का इम्तहान पास हो गया था और वो लोग अपने कैरियर में, उनकी सैलरी में, उनकी हर चीज में एकदम से जो बूम आ गया था, तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने 4 साल में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में पैसे कमाए होंगे, उसके मुकाबले में जो मेरा 2.5 पौने 3 साल में जो मेरा नुकसान हुआ, वो उसके मुकाबले में कुछ था ही नहीं। तो ये अल्टीमेटली आपको ये सोचना चाहिए कि हर काम का एक वक्त होता है। यस, कुछ चीजें अनअवॉइडेबल होती हैं, अनअवॉइडेबल चीजें, और बहुत सारी चीजें अवॉइडेबल होती हैं। आपको नया मोबाइल भी लेना है, आपने अपनी फैमिली को हर तरह का बेहतरीन लाइफस्टाइल भी देना है, तो आप फिर आपको सफर करना पड़ेगा। फिर हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अपने सोशल चीजों में लगे रहते हैं, सोशल झट बहुत देखें, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें अवॉइडेबल होती हैं, बहुत सारी चीजें अवॉइडेबल नहीं होती। वो बहुत सारी चीजें अवॉइडेबल नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीजें अवॉइडेबल होती हैं, मैनेजेबल होती हैं, जिसके अंदर आप लोग उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको ये पता हो आपके दिमाग के अंदर। या सऊदी अरब में एक लफ्ज यूज होता है, मुख माफी। मुख माफी का मतलब भी होता है कि आपके दिमाग में, जिसको सब कहते हैं, आपके दिमाग में दिमाग है कि नहीं, आपके दिमाग में दिमाग है या नहीं। तो वो वाला हिसाब है कि लिटरली मुझे अफसोस होता है कि हम लोगों को उस टाइम पे ये समझ नहीं आती कि थोड़े से फायदे की खातिर हम बड़ा बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं। तो एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चीज़ों को प्लान करें, आप लोग ये सोच समझ के करें कि ये ट्रेनिंग है,
आपको ये हराम समझना चाहिए अपने लिए कि मैंने एफसीपीएस की ट्रेनिंग के बाद मैं मुझे एक अटेम्प्ट भी मेरी डिले नहीं होनी चाहिए, और अपने आप को पहले दिन से उस स्टाइल पे रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक आपकी ट्रेनिंग भी, आपकी जॉब भी, आपका घर भी, आपकी तमाम पढ़ाइयों में एक ऐसा बैलेंस हो, ठीक है, वो ऐसा बैलेंस हो कि आपको ये पता हो कि मैं ये करूंगा तो मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। और आई एम 100% श्योर कि अगर आप लोगों को ये बात पहले दिन समझ आ जाए तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर लें। अनफॉर्चुनेटली हमें कोई बैरियर काउंसलिंग नहीं करता, हमें कोई ये बातें बताता नहीं, ठीक है। मैं तो खुद अपनी, मैं तो और किसी की एग्जांपल नहीं लेता, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। मुझे याद है कि जब मैंने पहला प्राइवेट केस कराया और मुझे 1500 रुपए मिले तो मैं तो खुशी के मारे पागल हो रहा था, क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल में तनख्वाह 10,000 रुपए थी। तो 1500 आधे घंटे के एक प्राइवेट केस में सिजेरियन में स्पाइनल लगा के सिजेरियन कराने के जब मुझे 1500 मिले तो मैं तो खुशी के मारे पागल, वो तो मुंह को खून ऐसा लगा कि जिसकी कोई हद नहीं। उस वक्त समझ नहीं आती थी और वो बाद में उस चीज को रियलाइज किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि देखें उस वक्त, मैं अपने वक्त से कंपैरिजन कर रहा हूँ, उस टाइम पे गैजेट्स नहीं थे इतने। हम लोग मजबूर होते थे, हमारा जो एक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर या सीनियर है जो हमें कोई बताता नहीं था तो हमें नहीं पता चलता था। अब तो आप लोग किसी के मोहताज नहीं है, आपको अब किसी टीचर की जरूरत नहीं है। इंटरनेट इज योर बिगेस्ट एंड बेस्ट टीचर, इज योर बेस्ट फ्रेंड, ही विल नॉट लाई टू यू, ही विल नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू। मुझे याद है मैं अपने किसी सीनियर से सवाल पूछता था, या तो उन बेचारे को नहीं आता था या वो नाइजर होते थे, वो कहते थे आप पढ़ो, पढ़ के हमें भी बताओ। अब ये जवाब क्या होता है? ये जवाब इट्स नॉनसेंस आंसर एक्चुअली, ठीक है। और अगर आप संजय दिमाग से बैठ के सोचें तो आपको आपको अपने जो, मेरा जूनियर्स को ये मेरा मशवरा है कि आप अपने सीनियर से इतने सवाल पूछें, इतने सवाल पूछें कि वो शर्मिंदा हो जाए। और अगेन मैं नहीं एम्बेरस कर रहा, मैं आपको सिखाने, उसको भी ठीक करने का आप सबब बन सकते हैं कि आप उससे प्यार मोहब्बत से, इज्जत और एहतराम से उससे इतने सवाल पूछें डेली कि आप लोगों का ये हो कि आप बेशक आप उसके कहें कि सर आप मुझे पढ़ा दें, मैं आपको समोसा खिलाऊंगा, मैं सर आज चाय मेरे जिम्मे है, सर आज खाना आप मेरा जिम्मे है, आपने मुझे पढ़ाना है ये। तो एक्चुअली ये एक विशियस साइकिल चलेगी, ठीक है। और अपने सुपरवाइजर की जान न छोड़ें, सुपरवाइजर आपको कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सुपरवाइजर आपका खुदा नहीं होता। जो हमारे लोग जो अपने सुपरवाइजर से ऐसा डरते हैं, सर 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 सर, ये सऊदी अरब में आगे मुझे पता लगा कि सर 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 कहना जो है वो कितनी फजूल चीज है। हम लोग सर से ही नहीं बाहर आते। और बाहर के मुल्क में ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कहा जाता है कि अगर कोई आपको सर सर करेगा ना तो इट मीन्स कि वो आपकी चापलूसी कर रहा है। ये सऊदी अरब में नेशनल गार्ड हॉस्पिटल में आके मुझे ये बात पता लगी। वहाँ पे एक अच्छा अल्लाह का बंदा था जिसने मुझे कहा कि प्लीज आप मुझे डॉक्टर मुस्तफ़ा या डॉक्टर नासिर या वो डॉक्टर के नाम से मुझे पुकार करो, मुझे सर सर ना किया करो, ठीक है। और अक्सर मैंने उस दिन भी यहाँ पे भी मैंने किसी को ये बात टोकी थी कि प्लीज आप लोग अपने आप को सीनियर्स का लफ्ज ना बोलें, आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं। ये प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर कोई कोई खुदा और कोई बंदा नहीं होता, सारे एक दूसरे को आप देखें, आपके सामने, नजरों के सामने देखें, अपने 10 साल में करके देखें, बहुत सारे लोगों ने, जूनियर्स ने क्रॉस कर लिया सीनियर्स को और बहुत सीनियर्स बेचारे पीछे रह गए। तो ये 10 देयर इज नथिंग। आप लोग मेडिकल साइंस की सिवाय एनेस्थीसिया के अंदर, ये एक एनेस्थीसिया मशीन एक वाहिद एक ऐसी चीज है जो शायद ऐसी होती है जिस जो दुनिया में आप लोगों ने शायद पहली दफा पढ़ी होती है। उसके अलावा सारी फिजियोलॉजी, सारी फार्माकोलॉजी, सारा कुछ, थायराइड ग्लैंड, आप लोगों ने जब एमबीबीएस शुरू किया था उस वक्त भी यकीन करें थायराइड हार्मोन सिक्रिएट करता था, और 2021 में भी अल्लाह की कसम वो 2021 में भी थायराइड हार्मोन ही सिक्रिएट कर रहा है। आप रेजिडेंसी के फर्स्ट ईयर में अगर थायराइड सर्जरी करवाएंगे ना तो वो भी वही प्रॉब्लम्स होंगी जो यकीन करें फोर्थ ईयर में होंगी। तो आप लोग अपने आप को तरतीब क्यों नहीं देते? आपको आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको स्नब करके ये क्यों कहते हैं कि नहीं जी तुम तो फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हें तो पहले मशीन पढ़नी चाहिए, या अच्छा एक आसमान से गिरा खजूर में अटका, जो मशीन बेचारा कहीं किसी तरीके से अपने बालों के वॉल्यूम को कम करके अगर वो मशीन पढ़ लेता तो उसको चला लगा देते हैं, अच्छा जी मॉर्गन के पहले 13 चैप्टर पढ़ो फार्माकोलॉजी। व्हाट द हेल इट इज यार, इस तरीके से थोड़ी पढ़ाई होती है। ये कोई बेसिक बराए बेसिक तो नहीं है, बेसिक बराए क्लिनिकल है, चीजों को क्लिनिकली कोरिलेट करें। वो आपको डे टू डे प्रैक्टिस में आपको जो जो चीजों की जरूरत पड़ती जाती है आप उनको उनको निकालते जाएं। आप अच्छा रखेंगे, एक हफ्ते में मैंने मॉनिटरिंग का पल्स ऑक्सीमीटर को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छा मैंने इनहेलेशनल एजेंट्स को मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छा मैंने जो है ना वो ऑक्सीजन की सप्लाई मैंने चेक करनी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होती है, अच्छा मैंने एक सर्जरी हमारे मेरी थिएटर में ड्यूटी लगी है तो वहां पर जनरल सर्जरी हो रही है, तो मैं फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी में मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैंने थायराइड सर्जरी को, हर्निया की सर्जरी को, ब्रेस्ट की सर्जरी को, इस 4-5 सर्जरी को मैं फोकस कर रहा हूँ। और मैंने सर से लेके पाँव तक मैंने उसके बारे में
करनी है, तरतीब से मुझे चीज़ों को पढ़ना है। थायराइड, अच्छा यार थायराइड देखो, थायराइड की सरफेस एनाटॉमी क्या होती है? अच्छा यार इसकी आर्टेरियल सप्लाई क्या होती है? अच्छा यार इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है? अच्छा यार ये किस वर्टिब्रा के लेवल पे होता है? अच्छा यार थायराइड हार्मोन कैसे कंट्रोल होता है? अच्छा ये थायराइड हार्मोन के जो है हाइपर और हाइपो की क्या कॉजेज़ होती हैं? अच्छा जी ये थायराइड जो सर्जरी होती है इनमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? आप लोग अगर इस तरीके से खुदा की कसम थायराइड सर्जरी करवाते ही आप दरमियान में ये सारी चीज़ों के क्वेश्चन को टिक-टिक करके आप पढ़ लें तो आपको कभी ज़िंदगी में आपको किसी के सामने एम्बैरेसमेंट नहीं होगी। लेकिन कभी सोचा है आपने? इनग्वाइनल हर्निया रोज़ाना स्पाइनल ठोक रहे होते हैं, कभी सोचा है कि इनग्वाइनल हर्निया के बारे में अगर एक दफ़ा पढ़ लें कि इनग्वाइनल हर्निया सर्जरी के अंदर क्या-क्या एनेस्थेटिक कंसर्न्स होते हैं, तो आपको दोबारा परेशानी ना हो। और आपकी एक इनग्वाइनल हर्निया के साथ आप जोड़ लें कि भाई इनग्वाइनल हर्निया के साथ मैंने आइलियो इनग्वाइनल नर्व और आइलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व ब्लॉक को भी मैंने साथ ही पढ़ना है। अच्छा मैंने टैब ब्लॉक को भी साथ ही पढ़ना है। अच्छा ये कोलोसेक्टोमी होती है, अच्छा मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के कंसर्न्स मैंने पक्के कर लेने हैं इसी के दरमियान। ये ये तरतीब है पढ़ने की, ठीक है? तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक तो अब और अच्छा एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि हमारी पाकिस्तान में लोगों की देखें फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, आई लव पाकिस्तान, आई एम पाकिस्तान, ठीक है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बाहर जाके हमें एम्बैरेसमेंट का सामने करना पड़ता है, हमारी पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों के सामने बहाने बनाने, लोगों के सामने रोना-रोना, लोगों के सामने मैं तो गरीब, मैं तो मिस्कीन, भाई मेरा तो ये प्रॉब्लम है, मेरे तो घर में बीवी भी है, मेरे घर में बच्चे भी, भाई सारों के घर में बीवी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। अच्छा जी मेरा शौहर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी इन-लॉज़ है, अच्छा भाई सारों जो जितनी वर्किंग लेडीज़ होती हैं, सारों की ये प्रॉब्लम होती है। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू। तो आप अपना क्यों अपना अपने आप को और सबसे बड़ी बात ये है कि एक इंसान की साइकोलॉजी होती है कि जो भी इंसान प्रॉब्लम को बोल जब तक उसके दिल में रहती है ना, तब तक वो प्रॉब्लम कम होती है। जब वो उसके ज़बान से निकल जाती है ना, वो उस पे स्टैम्प लग जाती है। उसको यकीन आ जाता है कि वाक़ई और हाँ, और अगर साथ आपका कोई दूसरा बंदा वो फुफ्फी-कुटनी या फूफा-कुटना आपको उसकी हाँ में हाँ मिला दे ना, अब तो पक्के हो गए जनाब। ये तो वाक़ई में ये देखो मेरा कितनी बड़ा मेरे पर ज़ुल्म हो रहा है कि ये जो मेरे सुपरवाइज़र ने मेरी जो ड्यूटी लगा दी है, ये कितना मेरे पर ज़ुल्म हो रहा है। मुझे लेट सारे थिएटर मुझे ही मिल रहे हैं। मेरे मेरे जो सास ने मेरा जीना दोभर किया हुआ है। मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो वो आप अनफॉर्च्यूनेटली आप एक विशियस साइकिल में पड़ जाते हैं और आपका फ़ोकस हट जाता है, ठीक है? तो आप ले ये सेल्फ पिटी और प्लीज़ किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ना करें क्योंकि नोबडी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट योर आपके पेरेंट्स और शायद आपका अपना लाइफ पार्टनर, उसके अलावा शायद कोई भी दुनिया का इंसान आपकी प्रॉब्लम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। या आपने किसी के सामने अपनी धोती खोल दी, तो आपने अपनी इज़्ज़त गँवा दी, ठीक है? तो इसलिए किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम्स ना शेयर करें, क्योंकि नोबडी इज़ इंटरेस्टेड तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच जाएँगे। जब आप अपराइट रहेंगे, आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएँगी, ठीक है? मेक योर गोल्स, मेक योर लाइफ इन अ डिसिप्लिन। हर चीज़ को आप एक तरतीब दें, जब आप तरतीब देंगे तो आप देखेंगे कि हर चीज़ में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो ये मेरे दिमाग में कुछ बातें थी क्योंकि आज कल है एमसीपीएस वालों का टॉक, तो उससे पहले तो मैं उन लोगों के साथ सर खपा रहा था और आगे मैंने अगले 10 दिन सोचा था कि मैं एमसीक्यूज़ वाले जो एबीसीडी कर रहे हैं ग्रुप्स में, उनको एबीसीडी वालों को मैं पकड़ूँगा और उनसे कहूँगा कि खुदा के लिए एबीसीडी के साइड पे भी कुछ चीज़ें पढ़ लो, ठीक है? जो आखिरी 10 दिन में पूरे एनेस्थीसिया के कोर्स को तरतीब दे के एक-एक दिन में 1-1 या 2-2 यूनिट को रखो और सोचो कि सुबह से लेके शाम तक उसमें से बज़वर्ड्स, इम्पोर्टेंट थिंग्स को कैसे रिवाइज़ करना है, ठीक है? तो प्लीज़ ये मेरी दर्द भरी कहानी थी। अब आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, एनीवन। पहले तो प्लीज़ ताहिर भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ताहिर भाई आप मेरी इन बातों में कोई ऐड ऑन या मेरी बात से इख्तिलाफ़ या इकरार जो भी करना चाहते हैं प्लीज़ आप अपनी राय दें। नहीं ज़ीशान भाई आप बिल्कुल ठीक हैं, आपने सारी बातें सही की हैं, लेकिन इसमें मेरा सिर्फ एक पॉइंट होगा कि आपने एक तो जनरल ओवरव्यू दिया और उसमें मोस्टली जब भी कोई भी बंदा बात करता है तो उसमें अराउंड 50% उसका अपना एक्सपीरियंस होता है। तो एक्चुअली डिफरेंट लोग डिफरेंट सरकमस्टांसेस में काम कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कुछ बातें हमें ना पता हों अभी तक, वो सिर्फ उनको पता होती हैं। तो इसलिए बेहतर है पहले इनसे भी सुन लें, तो फिर बेहतर तरीके से इनको बिल्कुल, बंदा ताहिर भाई गाइड कर मैंने सकता असल में जो सबसे पहले जिन्होंने ब्रेक
जिन्होंने, जिसको कहते हैं ना, वो नारियल तोड़ा था और बोनी की थी, वो थे राजा नंद साहब। और वो आर्मी के ट्रेंड है, तो मैंने उनसे ही सवाल किया, मेरा कोई एजेंडा नहीं था। आज मैं बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड था, आज बल्कि मैं रिलैक्स था कि मुझे आज ये टेंशन नहीं थी कि कोई मेरे से सवाल पूछेगा तो मुझे जवाब नहीं आता होगा। तो ये तो मैंने इतने घात घात का पानी पिया और इतनी तकलीफें से गुजरा हूँ कि मुझे बिल्कुल 100% पता है। मुझे बताइए, इनमें से बेतहाशा बातें किसी एक के ऊपर फिट हो रही होंगी, किसी दूसरे के ऊपर फिट हो रही होंगी, किसी फिट हो रही होंगी। तो प्लीज बगैर शर्माए हुए, बगैर घबराए हुए, बगैर रिलक्टेंट हुए, प्लीज आप लोग अपनी बात कीजिए। ये सर भाई, ये अब्दुल मुगीस साहब वो हैं जो आप जिनके बारे में बता रहे थे? अभी हैं इधर हमारे साथ? अभी देखें अब्दुल मुगीस, ये अगर ये वही, जी प्लीज आप सब लोगों में से कोई भी प्लीज अपनी राय पेश करे। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जी जी जी। हमारी जो मिलिट्री में ट्रेनिंग होती है सर, इसमें इन्होंने एक अच्छी चीज ये रखी हुई है कि आपकी ना हर स्पेशलिटी की तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मंथ की रोटेशन होती है। मतलब आप उस स्पेशलिटी की ओटी में है, तो आप बस बेफिक्र हो जाएं पूरी दुनिया से कि क्या हो रहा है, बस आप आए अपने ओटी में और उस स्पेशलिटी के जो भी केसेस हो रहे हैं आप वो करते जाएं। जैसे अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जरी में है तो बस आप ऑर्थो के ओटी में है, और उसमें ये फायदा होता था कि आप मतलब उस स्पेशलिटी को फोकस करके पढ़ें और उसके जो केसेस कर रहे हैं उनको भी आप पढ़ते जाएं साथ साथ, क्योंकि जब 1 महीने बाद निकलते हैं तो ऑलमोस्ट सारे केस कवर हो जाते हैं उस स्पेशलिटी के। दूसरा ये है कि छोटे छोटे गोल्स रखें जहन में। थोड़ा सा शुरू में ये आता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। छोटे छोटे गोल्स रख के जब पढ़ते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारा एड अप होके फिर चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। जी बाकी ये है कि सुपरवाइजर को मतलब ये है कि सुपरवाइजर के साथ मतलब फ्रैंक हो जाएं, उससे हेल्प मांगें, उनसे गाइडेंस लें और हर चीज़ शेयर करें। वो मैंने तो ज़्यादातर ये देखा है कि सब हेल्प करने के लिए होते हैं, फैसिलिटेट ही कर रहे होते हैं। अब जो नए सुपरवाइजर आ रहे हैं उनका बहुत मतलब चेंज है, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं क्योंकि वो खुद इस चीज़ से गुजरे होते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में देखें, मैं तो देखें बहुत डरता हूँ। मेरे कई दोस्तों ने मुझे कहा है कि तुम तनकीद कर रहे हो, तुम्हारे लोग खिलाफ हो जाएंगे। ये देखो, इन्नमल अमाला बिन्नियात, मेरा मकसद खुदा की कसम किसी की इंसल्ट करना नहीं है, लेकिन मेरे लिए जाहिर बात है जो मेरे जूनियर्स हैं ना, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं अवामी, जिस तरह वो शेख रशीद कहता है ना, मैं अवामी बंदा हूँ, तो मैं कहूँगा भाई मैं अवामी बंदा हूँ। मैं अपने आप से, जब आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को फर्स्ट ईयर रेजिडेंट समझ के कर रहा हूँ। मैं वो दिन याद कर रहा हूँ कि जब पहले दिन मैंने एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग शुरू की थी तो मैंने क्या कुछ चीज़ें फेस की। और हाँ, जो ये मुझे पढ़ाई के रेफरेंस से मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि देखें, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये नहीं समझ पा। अभी मैं अगर मैं जिसको कहते हैं ना वो खाड़ी की सेल का मैं मैसेज करूंगा, खाड़ी में सेल है फलाना ब्रांच में, लड़कियां जनाब टूट पड़ेंगी खवातीन उस पर, ठीक है। या मैं अगर बंदों को मैं कहूँगा फलाने जगह मोबाइल की सेल लगी है तो सारे लोग मेरे से सवाल पूछेंगे। लेकिन जब मैं कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल पूछ रहा होता हूँ, कोई मैं डिस्कशन कर रहा होता हूँ, तो ऐसे लोग बेखबर होते हैं कि ऐसे जैसे उनके बारे में कोई बात ही नहीं है, ये कोई दूसरे प्लेनेट की बात है, कोई एलियन गुफ्तगू। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग पार्टिसिपेट किया करें। मेरा कोई देखें ना, मेरा कोई फाइनेंशियल मकसद है ना, मेरा कोई, मैं तो आप लोगों को, मैंने कभी आप लोगों ने शायद मेरी शक्ल भी ना देखी हो, तो आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। मेरा तो मकसद ही सिर्फ ये है कि मैं सिस्टम की बेहतरी, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम सिक ऑफ द सिस्टम। और मैं ये इसीलिए मैं इतने दिल लगा के कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू प्रूव अदर्स के वो लोग भी कर सकते हैं। वो लोग अपने मजाज में जो कुछ करना चाहिए उनको, वो नहीं कर रहे मेजोरिटी। और मैं जो रेजिडेंट्स की जो लापरवाही है, मैं वो भी मैं जिम्मे डालूंगा सुपरवाइजर्स की। उसकी वजह ये, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि जी हमारे तो सुपरवाइजर ही गुंडे, सॉरी रेजिडेंट्स ही गुंडे बन गए हैं, और भाई ये है और फलाना ढिमकाना। बात ये है कि भाई सुपरवाइजर जो है ना, उसका रोल घर के बाप की तरह है। बाप ये कहीं जाके ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा बेटा मेरे काबू नहीं आ रहा, वो कहेंगे कि अच्छा तुम कैसे बाप। सिंपल एज दैट। मैं तो यही कहूंगा कि सुपरवाइजर्स आर एट द एंड ऑफ द डे, इवन द प्रॉब्लम्स, shortcomings or whatever, they should not become a supervisor. If they cannot train residents, they should remove him from his or her training. वही उनको ट्रेन करना चाहिए, सिर्फ जिम्मेदारी ना ले भाई। सिंपल सी बात है। मैं कहता हूँ जी जिशान भाई, उसमें दो बातें मैं ऐड करूंगा। हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले मैं जरा पूछ लूं, अब्दुल मुगीस भाई आप हैं लाइन पे? जरा अनम्यूट करके बात कर सकते हैं?
जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई जी, मैं ऑनलाइन हूँ लेकिन बस कुछ मैं माजरत भी चाहूँगा। एक तो मैं अभी बाहर से आया हूँ तो मैंने सोचा जी चलो आज फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा ज्वाइन कर लूँ। जी और जी अभी जी एक डॉक्टर साहब मेरा पूछ रहे थे तो हाँ मैं वही अब्दुल मुगीस हूँ जिनका ताहिर भाई ने जिक्र किया होगा। मैं जी। आयरलैंड में होता हूँ। अच्छा यहाँ पे अब मसला ये है कि मैं एक तो बाहर से आया हूँ तो मैंने असर नहीं पड़ी और असर मगरिब में अब थोड़ा टाइम रह गया है। ठीक तो ठीक ठीक। मुझे अब क्विट भी करना होगा। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन गोइंग ऑन। और मैंने ये पसंद किया है कि भाई हर कोई खुल के बात कर रहा है। और जी मैंने ज़्यादा शुरू से नहीं सुना पे क्या किस टॉपिक पे बात हुई है लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे क्योंकि मैं उस सिस्टम से बड़े अरसे से कट ऑफ हूँ। जी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इंशाल्लाह मैं इधर ज्वाइन करता रहूँगा तो जो मेरी इनपुट हो सकेगी इंशाल्लाह वो भी मैं करूँगा इंशाल्लाह। नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता था कि आप सिर्फ अपनी आवाज़ सुना दें, अपना बता दें इंट्रोडक्शन लिटिल थोड़ा सा रेजिडेंट्स को। और ये बता दूं, ये जो जीशान भाई है ना, ये तो माशाल्लाह अल्लाह के कोई बहुत ही नेक बंदे हैं। फरिश्ता तो मैं नहीं कहूँगा, फरिश्तों से इंसान बहुत बेहतर है। और बहुत ही अल्लाह के नेक बंदे हैं, और ऐसे दिल लगा के डेली ये इनकी जो है ना बैठक लगती है इधर महफिल में, लोगों को खींच के लाते हैं। और इतना ज़बरदस्त ये सिस्टम इन्होंने चलाया हुआ है ना, तो हम चाहते हैं कि माशाल्लाह। जब भी आपके पास टाइम हो आप ज्वाइन कर लिया करें। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है जी इंशाल्लाह। तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, आप नमाज पढ़िए। तो इंशाल्लाह आपसे फिर जो है ना टॉपिक वाइज किसी दिन डिस्कशन होगी, जब भी आपके हाँ पास टाइम हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये डेली अनाउंसमेंट करते हैं डॉक्टर जीशान, तो उस हिसाब से आप हाँ बता हाँ। दीजिएगा। तो आपको हम जनाब जरूर सुनना पसंद करेंगे। हाँ, नहीं इंशाल्लाह खैर मैं कोई वो लेक्चरर किस्म का आदमी तो नहीं हूँ लेकिन यह है कि म्यूचुअल डिस्कशन में इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू जो भी सो इंशाल्लाह हो सकेगा इंशाल्लाह जो बेहतरी थैंक के यू लिए सो फ़ायदे के लिए बल्कि अपनी लर्निंग के लिए भी कोई नहीं, ऐसा मसला नहीं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जीशान भाई, बात जो चल रही थी, दो एंड हैं बहुत सारी जगहों पे। एक्चुअली मैं ना एक कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक रेजिडेंसी सिस्टम जो है और जो सुपरवाइजरशिप सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है, और उसको कंपेयर किया जाए। अगर दो तीन सिस्टम दूसरे हैं, जो मिडल ईस्ट है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये डिफरेंट सिस्टम है सारे, कि क्या फ़र्क है, हमें हम क्या कर सकते हैं। हम ज़ाहिर है पाकिस्तान का सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, हम बहुत हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है। लेकिन क्या हम एक पैरेलल अपॉर्चुनिटी रेजिडेंट्स को दे सकते हैं आउटसाइड बैठे हुए? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये है एक टीचिंग। लेकिन क्या नियर टू सुपरवाइजरशिप हम ऑनलाइन दे सकते हैं, या इन फ्यूचर एज अ सजेशन सीपीएसपी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है ऑनलाइन सुपरवाइजरशिप को? क्योंकि अभी कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन डेवलप हुई हैं, सरफेस के ऊपर आई हैं, तो इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। क्योंकि अब दो इश्यूज जो मैं बताना चाहता हूँ कि पेरीफ्री में बहुत सारी जगहों पे सुपरवाइजर है ही नहीं। इसका मतलब है कि वहाँ का जो रेजिडेंट या पोटेंशियल रेजिडेंट है, वो स्पेशलिटी में जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ सुपरवाइजर नहीं है। मजबूरन किसी और स्पेशलिटी में जाएगा। सिटी चेंज करना तो बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के जिनकी फैमिली है, घर हैं, कारोबार हैं, जॉब्स हैं। कुछ जगहों पे और दूसरी प्रॉब्लम है, एफसीपीएस लोग हैं, वो सुपरवाइजर बनना पसंद नहीं करते। उनको कोई इंसेंटिव नहीं है, या वो बहुत बिजी हैं, या वो एजुकेशन माइंडेड नहीं है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको शायद पता होगा, हमारे वक्तों में मियो हॉस्पिटल में एक बड़े सीनियर प्रोफेसर साहब होते थे, वो पसंद ही नहीं करते थे। बहुत इंग्लैंड से पढ़े हुए बहुत सीनियर थे, वो पसंद ही नहीं करते थे, उनका टीचिंग वाला एटीट्यूड ही नहीं था। लेकिन पोस्ट के ऊपर भी बैठे थे, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। और लेकिन वो पढ़ाते भी नहीं थे, और एक्सेप्ट नहीं करते थे एज अ सुपरवाइजर बनना। तो लोग बेचारे वो प्राइवेट में कौल साहब के पास इधर उधर वो अपना रुलते रहे। फिर इधर शेख जायद में आए। तो मतलब ये दो तीन किस्म के प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि वो सुपरवाइजर बन भी जाते हैं ना, तो जो कुछ लोगों ने, आपने भी पॉइंट आउट किया, वो क्या होता है कि जो सीनियर, पाकिस्तान में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसमें से गुजरे हैं। तो जो बंदा थोड़ा सा सीनियर हो जाता है ना, वो पेशेंट को हाथ लगाना पसंद नहीं करता, वो अंदर नहीं जाता थिएटर के, वो बाहर बैठता है, अखबार पढ़ता है, चाय पीता है, गालियां देता है एक दो, पूछ पाछ के, तो वो बाहर चला जाता है।
तो ये रेजिडेंट बेचारे किससे सीखते हैं? वही जो आपने जिक्र किया, डिफाइन किया मेडिकल ऑफिसर्स को, उनसे सीखते हैं। और उनसे क्या सीखेंगे जी? ट्यूब ऐसे डालनी है, स्पाइनल ऐसे लगाना है, ये पेंटोथॉल देना है, ये प्रोपोफॉल देना है, बस दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। तो ये 3-4 किस्म की जो सुपरवाइजरशिप है ना, कहीं है ही नहीं है, तो वो इनफेक्टिव है। उसका सोल्यूशन क्या है? उसको आप कैसे एट पार ला सकते हैं हमीद लतीफ़ या आगा खान या शौकत खानम के बराबर में? हाँ सर, असल में वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये इसके अंदर अब क्या, ये असल में देखें, ये तो जूनियर्स होते हैं ना, ये तो बेचारे सर ये इतना डरे हुए होते हैं जो रेजिडेंट्स और मतलब लाइक ये कि मतलब मैं तो रियल टाइम मुझे पता है मैं कि किस तरह की सिचुएशन थी, ठीक है। तो कुछ मेरी तरह बागी होते हैं कि अगर मेरे बारे में आप जिना हॉस्पिटल में जाके पूछेंगे तो वो मुस्कुराने लगेंगे सारे, क्योंकि हकीकत बात है कि अब मैं बैठ के सोचता हूँ कि मैं क्या कुछ करता रहा हूँ। मेरे बारे में ये मशहूर था, ज़ीशान कॉम्प्लिकेशन करता है, किसी को पता नहीं लगने देता, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने मेरी को, मैं अब बैठ के सोचता हूँ 4 साल के बाद सर मुझे पता लगा, जहाज में बैठा हूँ, मुझे उससे कुछ अरसा पहले मुझे पता लगा था कि मैं तो एनेस्थीसिया दे ही नहीं सकता। खुदा की कसम मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था कि एक मेडिकल ऑफिसर जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, जो जिसने अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में है, अगर मैं खुदा ना खास्ता गलती से कहीं पे मेरे साथ कुछ हो जाता तो मैंने तो सीधे जेल में जाना था। मैंने तो सीधे जेल, मुझे तो पता ही नहीं। और आप देखें ये मेरी तरह के कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। ये पंजाब में सर आपके आने के बाद एक हेल्थ कमीशन का सिस्टम शुरू हुआ था। उसके बाद हमारे बहुत सारे सीनियर हमारे जो थे मेडिकल ऑफिसर, जिनसे लिटरली मैंने एनेस्थीसिया सीखा है, मैं कहता हूँ उनको बेचारों को अपने नाम के साथ किसी दूसरे कंसल्टेंट का नाम लिखना पड़ना शुरू किया। उन्होंने अपने अपना शेयर फिक्स करवाया था जिसको वो देते थे, क्योंकि वो मेडिकल लीगली कवर्ड ही नहीं थे, ठीक है। तो अब सर इसके अंदर देखें, आपका भी सर्कल है वहां पर सर, पीएसए के अंदर खुदा की मुझे दुख, फिर मैं अफसोस, मैं तो असल में बहुत मुंह फटूं में, मुझे वहां वहां पर मैं कभी कोई कमेंट करता हूँ, मेरे तो कोई जवाब ही नहीं देता, ठीक है, क्योंकि उनमें से 90% लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, ठीक है, और वो मेरी बात का जवाब ही नहीं देते। दे कैन नॉट से नो टू मी। इतने उनके अंदर मॉरल करेज है कि वो मुझे वो नो नहीं कहते, लेकिन वो मुझसे मेरी बात का जवाब भी नहीं देते। सर कोई भी सिस्टम देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सर इन्होंने एक इतनी बड़ा जुल्म किया है कि इन्होंने एमसीक्यूज चुना, मैं यहाँ पे हमारे एमएस के दोस्त भी होंगे, लेकिन एमसीपीएस सॉरी एफसीपीएस वालों के सर इन्होंने जो टोटल एमसीक्यूज का पैटर्न किया है, ये अल्टीमेटली एक डिजास्टर्स डिसीजन है। आप अपनी आपकी 2 ही जगहों पे आपकी डिग्री रिकग्नाइज्ड है, आपने वहां के सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। वो किसी भी दिन वो चेंज कर देंगे। वो जो एफसीपीएस की एग्जाम्पशन दी हुई है उन्होंने, वो उस सिस्टम की वजह से दी हुई है, क्योंकि वो उनको उनकी वो उनका वो पैर है, ठीक है ना। तो वो जो है वो चीज अनफॉर्चुनेटली इन्होंने खत्म। और दूसरी बात ये कि देखिए सबको पता है एमसीक्यूज पाकिस्तान में बनाने वाले दिमाग नहीं है। एमसीक्यू बनाना इंतहाई मुश्किल काम है। ऐसे क्यू बनाना, मैं आपको 1000 ऐसे क्यूज बना के दे दूंगा, मैं आपको 1000 वाईवे के सिनेरियोज बना के दे दूंगा, मेरे से कोई एक एमसीक्यू बनाने को कहेगा ना तो मुझे अम्मा जी याद आ जाएंगे। एमसीक्यू बनाना इंतहाई मुश्किल काम है। तो जो हमारे जो एमसीक्यूज बनाने वाले हैं सर, वो अनफॉर्चुनेटली वो हमें पता है वो कैसे, वो ये एमसीक्यूज की किताबें, ये जो सॉफ्ट कॉपीज आई हैं, सॉफ्ट कॉपीज सबको मैंने बांटी है। मैं तो जिस बंदे को ने मुझसे मांगा है, पता नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पता नहीं कितने लोगों ने कहा है कि वो एमसीक्यूज हैं तो बता भेज दो। वो अल्लाह के वली सर, वो ये भी कहते हैं कि कोई ऐसा तो इसका रेफरेंस भी साथ हो। सर कैन यू बिलीव दिस, मुझे एक दफा अशरफ जिया साहब ने गलती से, मैं गलती बोलूंगा, उन्होंने गलती से मुझे सीपीएसपी भेज दिया था, ठीक है, और वहां पर क्रीम आई हुई थी और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, मैं एक ही दफा गया, उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं कभी भेजा। वो उस दिन वहां पर सारी इनकी जो है ना फोरम इत्तेफाक से, कराची में गौरव वगैरह भी ऑनलाइन थे, वहां पे एहसन वकार बैठे हुए थे, अरशद तकी साहब बैठे थे। मैंने उनसे सिर्फ एक बात की, मैंने कहा कि सर जो हमें सीपीएसपी के एमसीक्यू बनाने के लिए जो की बताई गई है, उसमें कहा गया है कि आपने रेफरेंस किसी टेक्स्ट बुक का लिखना है। तो मैंने कहा कि सर 2021 में सर ये टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट क्या होता है? टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट तो आजकल के दौर में जो रिलायबल तरीन सोर्सेज है, बीजी एजुकेशन है या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है या यूरोपियन सोसाइटी है, मैंने कहा सर वो तो दे आर मोर अपडेटेड एंड मोर रिलायबल देन बुक्स, ठीक है। तो उस दिन वो मुझे नहीं पता वो उस पर उन्होंने एप्लीकेबल किया या नहीं, उन्होंने ये मेरी बात को उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि यस यू कैन पुट द रेफरेंस ऑफ अ रिलायबल सोर्स लाइक दिस, ठीक है। तो मतलब हमारे क्योंकि लोग उसी तरह ही चलते जा रहे हैं, वो भेड़ चाल में चलता जा रहा है। यही वजह है कि वो फिर वही जो सुपरवाइजर्स हैं सर, वो आके कहते हैं कि मॉर्गन की लाइनों में से एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। देखिए पहले दिन किसी को ड्राग दिया जाएगा या डर जाएगा वो बंदा
वो उसको वो किताब पढ़, सर मॉर्गन के बारे में मैं बात करूंगा चंद। सर लैंग सीरीज की मेडिकल कॉलेज में नॉर्मल स्टूडेंट अपने होशो हवास में कौन सी किताब पढ़ता है? मैं आपको किताबों के नाम बता देता हूँ। हार्पर बायोकेमिस्ट्री, उल्टी आ जाए, आरजे लास्ट एनाटॉमी, गेनोम फिजियोलॉजी, कैटजंग फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी। सर आप मुझे बताइए कि ये वही मालिस की, मैं आई एम सॉरी मैं बहुत ब्लंट कमेंट करूंगा कि 5 मिरासियों के साथ एक छठा बंदा खड़ा हो कि नहीं जी मैं वो 5 मेरे दोस्त जो है ना मेरे भाई मिरासी हैं, मैं मिरासी नहीं हूँ। ये वो वाली मिसाल है कि हमें अनफॉर्चुनेटली लैंग सीरीज का, हमारा पाकिस्तानियों का कुलिया ही नहीं मिलता लैंग सीरीज से। सब अभी भी आज भी अभी भी मैं यहाँ पे 22 लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों को फार्माकोलॉजी लिपनकॉर्ड से समझ आती थी या आपको कैटजंग से समझ आती थी, या आपको बायोकेमिस्ट्री जो है वो लिपनकॉर्ड से समझ आती थी या हार्पर बायोकेमिस्ट्री से समझ आती थी, या एनेटमी आपने BD 84 या स्नेल से पढ़ी थी या आपने आरजे लास से एनेटमी पढ़ी थी? कौन नॉर्मल बंदा वो किताबें पढ़ता? तो वो सीरीज का पैटर्न ही इतना बुरा है कि यहाँ से ही खराबी शुरू हो जाती है। और वो हमारे लोग जो है वो कहते हैं कि जी मॉर्गन पढ़नी शुरू कर दो। मॉर्गन, अच्छा मजे की बात है मॉर्गन के बारे में जी, मैं मॉर्गन के बारे में एक आप बोलिएगा एक मिनट। मॉर्गन के बारे में ये भी जुमला साथ बोलते हैं कि यार पहली रीडिंग में ना कुछ समझ नहीं आता, आप दूसरी तीसरी रीडिंग करोगे ना कुछ समझ आना शुरू होगा। मजे की बात ये है कि हमारी अपनी इंटेलिजेंस जाती है खूद है सवा, बिल्कुल वो हम भेज देते हैं किसी उसको लोकम पे, और दूसरों की इंटेलिजेंस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि यार उसने कहा है, वो मेरा माई बाप है, उसने मुझे कहा है तो वो गलत नहीं हो सकता। मेरी अपनी जो 20 साल मैं 25 साल मैं करके मेरी जो एक अपनी इंटेलिजेंस है, मैं अपने मेडिकल कॉलेज का क्रीम था, मैं अपने शहर का क्रीम था, मैं टॉपर था, लोग आके मेरे से मशवरा करते थे, मैंने अपनी इंटेलिजेंस को फेंका डस्टबिन में और मैंने कहा कि वो जो मेरा माई बाप है ना वो मेरा खुदा है, वो तो गलत नहीं बोल सकता। तो मुझे क्या वैसे ज़ीशान भाई आपने मॉर्गन को इतनी गालियां दी हैं कि उसकी बख्शिश हो जानी है। उसको यार कोई नहीं इग्नोर करें, सिर्फ ये अल्टरनेट बता दें, इतनी गालियां ना दें उनको। नहीं सर, वो असल में अनफॉर्चुनेटली सर हमारी कौम सीधी बात से थोड़ी मानती। हाँ नहीं कोई बात तो सर वो नहीं, देखें एक कॉन्टिन्यूस बताने से ना फर्क पड़ेगा, कोई सर बात ऑल्टरनेटिव देखें, ऑल्टरनेटिव ये है कि आपने जो काम, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने टूरिज्म का मैं शदाई हूँ, मैंने अगर कहीं जाना होता था तो मैं सोचता था कि यार मैं जहाँ पहुंचूंगा वहां से मैंने जिस होटल में जाना है, मैंने वहां पे ट्रेन पे जाना है, बस पे जाना है, मैं वहां पर मुझे खाना हलाल फूड कहाँ पे मिलेगा, मुझे वहां पर जो है वो कौन कौन सी चीजों को मैंने सैर करनी है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से ही अपनी लिस्ट बनाएंगे। लड़कियों को ये होगा कि हमने शॉपिंग कहाँ से करनी है, कौन से मॉल में जाना है, ठीक है। तो बेसिकली यही काम आप टॉपिक के लिए क्यों नहीं करते? आप टॉपिक को सोचें कि यार ये टॉपिक कोई आपने जिंदगी में पहली दफा, कोई ये थोड़ी है कि आप सो के उठे और जिंदगी में पहली दफा आपको ये चीज देखने को मिल रही है। नो, हर टॉपिक की आपको किसी का 10%, किसी का 15%, किसी का 20% आपको पहले से आता होता है, आपने सिर्फ उसी से वहीं से ही इंक्रीज करना होता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप लोग एनेस्थीसिया प्लानिंग को पढ़ें। जो जूनियर्स हैं, मेरी सबसे फरियाद है, सबसे पहले एनेस्थीसिया प्लानिंग पढ़ें। भाई एनेस्थीसिया के अंदर कौन कौन सी 50 चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं, चाहे वो इंडक्शन हो, चाहे वो रिवर्सल हो, चाहे वो एनाल्जेसिया हो, चाहे वो नोजिया वोमिटिंग हो, चाहे वो एस्पिरेशन हो, चाहे वो फ्लूइड हो, चाहे वो मॉनिटरिंग हो, चाहे वो पोस्ट ऑफ केयर हो, चाहे वो कोई कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे वो कोई ब्लॉक हो। 50 चीजें होंगी यार, आप 50 चीजों का फर्मा को फिट कर लें, उनमें से देखते जाए कि इनके अंदर कौन कौन सी चीजें बदलेंगी, जिंदगी आपकी आसान होगी। ये मेरा मैसेज है, इसको आप फिट करें उस चीज के अंदर और आप टॉपिक को कवर करना शुरू कर दें। आज मैंने सर सुबह क्वेश्चन पूछा था कैंसर के बारे में, आप यकीन करें किसी एक बंदे का भी आंसर ठीक नहीं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, कि कैंसर के एनेस्थीसिया के क्या मतलब, एक कैंसर, एक आपको मैसेज आया है कि जी ये कैंसर का पेशेंट है, तो आपने उसके अंदर आपके दिमाग के अंदर क्या ट्यून, वजह क्या है? वजह ये है कि ये किसी किताब में लिखा ही नहीं हुआ। एक मुझे आप बता दें किताब जिसके अंदर एनेस्थीसिया इन अ कैंसर पेशेंट की बारे में बातें लिखी हुई। तो मैं अभी इसी फोरम को मैं 2-3 मिनट में ये बताना पसंद करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि चीजों को किस तरह चॉक आउट करते हैं। और आप लोग खुदा की कसम, आप लोग यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ट्रस्ट योरसेल्फ, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आपने कैंसर के बारे में सबसे पहले देखना है कि कैंसर की लोकेशन कहाँ है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से बहुत सारी चीजें होंगी। एयरवे के पास है, किसी वेसल के पास है, किसी ऐसे स्ट्रक्चर के पास है, उसकी कोई भी हो सकता है, कोई स्पेशल लोकेशन होगी, नंबर 1। नंबर 2, उस लोकेशन के आसपास क्या एयरवे का एरिया आ रहा है? एयरवे के एरिया आएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी चीज। वो वेसल के करीब है, अगर किसी वेसल के या वेस्कुलर स्ट्रक्चर के करीब है तो आप ब्लीडिंग करवा सकते हैं,
ठीक है। तो ये लोकेशन की पहले इंपॉर्टेंस हो गई। उसके बाद उसका नेचर, कि भाई वो ट्यूमर जो है कोई सिक्रीशन करता है, चाहे वो थायराइड हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, चाहे वो एड्रीनालिन सिक्रीट कर रहा है, चाहे वो न्यूरोएंडोक्राइन कोई भी ट्यूमर है, कोई भी चीज, यानी कि कोई वो सिक्रीशंस कर रहा है। उसके बाद आप देखें कि वो स्प्रेड कहाँ कहाँ पे हो रहा है। एक उसका लोकल स्प्रेड होगा, एक उसका मेटास्टैटिक स्प्रेड होगा लोकल लिम्फ नोड्स में, और उसके बाद जाएगा वो या लंग्स में जाएगा, या वो लिवर में जाएगा, या वो बोन में जाएगा, या वो किसी जाके वेस्कुलर स्ट्रक्चर को जाके एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। बोन में होगा तो बोन पेन्स होंगी, बोन में होगा तो फ्रैक्चर्स होंगे, अगर वो लंग्स में जाएगा तो वो हेमाटोमेसिस शुरू हो जाएगा, लिवर में जाएगा तो लिवर के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फेलियर के साइंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगले स्टेप में आप देखेंगे कि भाई ये जो कोई ट्रीटमेंट के बारे में आप आ जाएंगे। ठीक है, कि भाई जो ट्रीटमेंट है, कोई ट्रीटमेंट ले रहा है वो पेशेंट, या वो उसको कीमोथेरेपी या पहले मिलेगी या बाद में मिलेगी, या रेडियोथेरेपी उसको अगर पहले मिल चुकी होगी तो अगर वो एयरवे से रिलेटेड होगी तो एयरवे की डिस्ट्रॉशन हो जाएगी, या उसके अंदर रेडियोथेरेपी की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। फिर जो कीमोथेरेपी है, या वो हार्ट को डिप्रेस करेगी, या वो लिवर को डिसफंक्शन करेगी, या वो किडनीज को डिसफंक्शन करेगी, या वो बोन मैरो को सप्रेशन कर देगी, तो वो न्यूट्रोपीनिया आ जाएगा, लिवर डिसफंक्शन हो जाएगा। कोई एक एंटीबायोटिक जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है वो लंग्स का फाइब्रोसिस कर देंगे। अच्छा जी, कीमोथेरेपी से एलोपेशिया वगैरह हो गया, साइकोलॉजिकल जो डिप्रेशन है वो एक अलग कहानी हो गई। उसके बाद कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट की वजह से आपका जो है वो नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जब बोन मैरो को डिप्रेस करेगा तो सेल्स की प्रॉब्लम आ जाएगी, सेल लाइंस प्रॉब्लम, एपेनसाइटोपिनिया हो जाएगा, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, कोई भी इस किस्म की चीजें हो सकती हैं। फिर उसके बाद जो उसका ट्रीटमेंट, कुछ पेलिएटिव केयर्स होंगी। ठीक है, पता लगेगा कि उन्होंने ट्रीटमेंट ये हुआ है कि उन्होंने उसका स्टोमा बना दिया, उसका ट्रीटमेंट ये हुआ है, सी एसोफेगस है, वो ओरली वो ले ही नहीं सकता, उसकी गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब डाल दी है, जर्जिनोस्टोमी ट्यूब डाल दी है, उसको लाइंस डली हुई है, उसको पिक लाइन डली हुई है, उसको पेरिफेरल न्यूट्रिशन उसको दी जा रही है। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें होंगी जो पेलिएटिव होगी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल बी पेन मैनेजमेंट। पेन, कैंसर के पेशेंट में सीवियर पेन होगी, कैंसर की पेन को एक अलग एंटिटी के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर ओपियोइड की एडिक्शन होगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो, और फिर उसके बाद थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का रिस्क होगा। इस तरह शायद मैं कुछ 2-3 बातें शायद मैं मिस कर गया हूँ। ये है कैंसर से रिलेटेड चीज। अब आप देख लें कि ये एक कैंसर का जहां पर भी नाम आ गया, वहां पर आपके दिमाग के अंदर ये सारी चीजें आ गई। मैं आज सर, मैं अक्सर जो क्वेश्चन बनाता हूँ ना, वो मैं केस करवा रहा होता हूँ, वो मैं अपनी भी लर्निंग के लिए, और मैं वो आज मैं विपल करवा रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन फेंक दिया कि विपल प्रोसीजर हो रहा है सीए पैंक्रियाज के लिए, तो आप उसमें क्या एनेस्थीसिया के कंसर्न होंगे। ठीक है, तो भाई ये पढ़ने का तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों, दैट्स द वे। ठीक है, तो अब प्लीज आप सब लोगों को कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, वरना हम अपनी डिस्कशन को पाइल अप करें, रैप अप करें, नॉट पाइल अप। एनीवन प्लीज। स्पेशली आपके रेजिडेंसी सुपरवाइजरशिप के हवाले से कोई कंसर्न है तो वो शेयर करें, हमें उससे इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और शायद कोई सोल्यूशन भी बताएं। और आप लोग डरे नहीं, हम किसी का नाम नहीं बताएंगे यहाँ पे। तो सर कई लोग इसलिए नहीं बताते कि आप मेरे सुपरवाइजर को तो नहीं बता देंगे सर। नहीं, हम जानते ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं किसी को। जी प्लीज, एनीवन। अच्छा, चलिए, एनीवेज मैं बस आज यही चाह रहा था आप लोगों से बात करना। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब समरी, कोई आप लोगों को अगर कोई चीज ऐड करनी है, कोई कमेंट करना चाहता है, प्लीज यू आर वेलकम। परवेज भाई, आप चांडियो साहब है ना? जी जी, ये ग्रेट टीचर, मक्खा ना लगाओ मेरे भाई, मक्खा ना लगाओ, बात करो। अब तो पास हो गए, अब तो डरने की जरूरत नहीं है, पहले तो आंसर नहीं देते थे। ठीक है, अब क्या डर है, मुझे ये बता दो। हैं? नहीं सर, कोई डर नहीं है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि खास तौर पे आपका डिस्कशन सुनने के लिए मिला, क्योंकि आपके लेक्चर की बहुत याद है, और इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू दिस। इसके सिवा सर इस तरह एक जंग लग जाता है। हाँ, अच्छा देखिए, मैं आपको ना इसमें आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा, एक और बंदे की, जो मेरा बचपन में मेरा आइडियल, मतलब मैं उसको बहुत उससे इम्प्रेस हुआ था। उस बंदे का नाम था आशिर अजीम। ठीक है, उसने उस वक्त 91 में, जब मैं 12 13 साल का था, 93 में उसका एक ड्रामा आया था जिसने उस वक्त धूम मचा दी थी। उस ड्रामे का नाम था धुआं। ठीक है, और उसके अंदर उसने एक ऐसा मैसेज दिया था कि जो यकीन करें, उसने पाकिस्तान की पुलिस को ना, उसने पहली दफा, जिसको कहीं छिल्लड़ कहा जाता है, कहीं टुल्ला कहा जाता है, कहीं बेचारों को ऐसा नहीं, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कभी किसी ने हाईलाइट नहीं की थी। उसने एक अनबिलीवेबल ड्रामा बनाया था। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद उसने एक फिल्म बनाई जिस फिल्म का नाम था मालिक, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे वो कोर्स का हिस्सा होनी चाहिए कि बीइंग अ पाकिस्तानी वो फिल्म हमें ये सोच के नहीं देखनी चाहिए कि वो कोई एंटरटेनमेंट की मूवी है। आप ये सोच के देखें कि उसके अंदर उसने एक ऐसा मैसेज दिया है कि खुदा की कसम अगर हमारे एक एक पाकिस्तानी को वो पाकिस्तानी होने का रोल समझ आ जाए ना, तो यकीन करें हमारा मुल्क बदल जाए। और यही हुआ कि उसको पूरे पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट ने पकड़ के उस फिल्म पे बैन लगा दी, क्योंकि उसके अंदर मैसेज ये दिया गया था कि ये मुल्क हमारा है, ये हमारे बनाए हुए लोग हैं और ये हमारे काम के लिए हैं। अगर ये हमारा काम नहीं करेंगे तो हम इनको हटा देंगे और इसकी जगह कोई दूसरे बंदे ले आएंगे। ये ब्यूरोक्रेसी के लिए भी है, ये हमारे सियासतदानों के लिए भी है, ये सारों के लिए भी है, और आप लोगों को मैं ये कहूंगा सुपरवाइजर्स के लिए भी है। ठीक है, तो एक बात, छोटी सी बात, एक मिनट सिर्फ, इसके बाद मैं ये मुकम्मल कर लूँ बात। दूसरी, उसमें उसने एक मैसेज ये दिया था कि उसने, जिस तरह आप मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं ना, मैं आपको ये कहूंगा कि मैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि मैंने आपकी कोई हेल्प की, मुझे आपके वर्ड की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे वो कमिटमेंट, यही बात उसने कहता है। वो एक बंदा, उसने एक पैरेलल फोर्स बनाई हुई होती है, तो एक बंदे का बेटा अगवा हो जाता है तो वो उससे हेल्प लेने के लिए जाता है, तो वो उससे ये सवाल पूछता है कि ये बंदा, ये जो खड़ा हुआ है, ये आपकी क्यों मदद करे। उसने कहा मेरे पास जितने पैसे हैं, आप जितने मर्जी पैसा लेने चाहें मैं आपको दे दूंगा। उसने कहा सर पैसों से सारी चीजें नहीं मिलती, अगर पैसों से सारी चीजें मिलती तो कोई किसी का अपना नाम बिछड़ता उससे, ठीक है। मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए, खून के बदले खून, खून के बदले खून, हेल्प के बदले हेल्प की कमिटमेंट। कि अगर कोई आपकी जगह कोई परवेज होगा, आपकी जगह कोई अतीक होगा, आपकी जगह कोई आदिल होगा, आपकी जगह कोई XYZ होगा, तो आप उसको उसी तरह लिच्चड़ बन के उसके पीछे लगेंगे जिस तरह मैं आप लोगों के लिए लिच्चड़ बन के पीछे लगा। समझ आई? दैट इज माई थैंक्स। इफ एनीवन लिसनिंग टू मी वांट्स टू थैंक्स मी, आई डोंट वांट एनी वर्ड। मैं मजाकन में तो आप लोगों से शुगर मेले में मैं मजाक में कहता रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का थैंक्स नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों की कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आप लोगों से ये पक्की कमिटमेंट चाहिए, जिस तरीके से आशिर अजीम ने उस फिल्म में अपने उस बंदे से कमिटमेंट करवाई थी, कि मुझे ये कमिटमेंट चाहिए कि आपने वही काम करना है कि जब आपसे कोई हेल्प के लिए आए तो आपने ये सोचना नहीं है कि मुझे इससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा, आपने उसकी हेल्प करनी ही करनी है। ये समझ के कि जिस तरह से एक जीशान आपकी हेल्प कर रहा था, तो आज इस परवेज को भी हेल्प करनी चाहिए, आज अहमद को भी मदद करनी चाहिए, आज आदिल को भी मदद करनी चाहिए। ठीक है, दैट्स माय मैसेज। जी परवेज आप बताइए। सर मैं छोटी सी ये बात ऐड करना चाहता था कि कुछ दिन पहले, बेसिकली मैं मेडिकल ऑफिसर भी हूँ अभी तक भी, एक गवर्नमेंट सेटअप में यहाँ पे कराची में। तो वहाँ पे हमारा एक लेक्चर था जिसमें कोविड की तरफ से ना, वो आईसीयू में हमारे नाम दिए हुए थे उन्होंने कि भाई आप लोगों ने ट्रेनिंग करनी है कोविड आईसीयू के हिसाब से। तो सिविल में था, वहाँ पे हमारे सीनियर उस्ताद भी थे, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, जितने भी हमारे सीनियर्स थे वो सारे के सारे जो अपने लेक्चर्स ले आए, तो वहाँ पे मैंने ये नोट की बात कि सारी की सारी पुरानी गाइडलाइन थी, कोई भी अप टू डेट नहीं था। तो मुझे इस बात का ये एहसास हुआ कि यार ये अगर हम इस तरह अपडेटेड नहीं रहेंगे तो फिर तो ये सब जो है पीछे जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं अभी आगे स्टूडेंट्स की तरफ, तो वो तो सब वही चीजें हैं जो आउटडेटेड हैं। अब एक ने सेप्सिस पढ़ाना शुरू किया, सीवियर सेप्सिस, सिर्फ डेफिनेशन भी पुरानी, पुरानी एडिशन, सब कुछ पुराना। मैंने तो वहां पे तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर मुझे ये खुद तकलीफ होने लगी कि भाई आज तो मैंने एग्जाम पास कर लिया है और एक हफ्ता भी नहीं, हफ्ते गुजरे हैं, उसके बाद अब नो डाउट सारी चीजें हम भूलने लगते हैं और कुछ नई चीजें आती रहती हैं जो जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे होते। सिर्फ ट्यूब डाली, ट्यूब निकाल दी, स्पाइनल लगाया, उठा दिया, एनपीओ 4 घंटे रखना है, प्लान रखना है, ढिंगड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, ये तो हम पहले भी कर रहे थे। तो एहसास के साथ मैंने ये चीज मैंने खुद फील की और नो डाउट विदाउट एनी हेजिटेशन मैं ये कहूंगा कि फिर वो सारी चीजें, सारी बातें, सारे लेक्चर्स जो आप हमारे साथ डिस्कस करते थे या बाकी हमारे उस्ताद हजरात एग्जाम के दौरान डिस्कस करते थे, वो मेरे जहन में जो है ना भटकने लगी बातें कि भाई जिस तरफ हम जा रहे हैं अभी तो कुछ करना है, बाकी तो पैसे कमाने के लिए तो नो डाउट जब मैं एमओ था उस वक्त भी लोकम करता था, उससे भी 2-2.5 लाख कमा लेता था। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह इस स्पिरिट के साथ कि हमने कंटिन्यू रखना है और ये बाकियों के लिए भी ये मैसेज है कि इंशाल्लाह जितना भी हो सकता है सर, जिस तरह आपने कहा कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है और खुद अपडेटेड रखना है, कहीं पे जैसे शर्मसारी ना हो कि भाई आप एफसीपीएस करके आए, का पता ही नहीं।
जब कोई सवाल पूछता है ना, खुदा की कसम आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है, मैं तो कैमरे के पीछे बैठा हुआ हूँ ना, आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि जब आप लोग कोई सवाल पूछते हैं जो मुझे नहीं आता तो मुझे कितनी शर्म आती है। और आप सब लोगों को मैं ये कहूंगा कि जब आप वहां पर बैठे होंगे, मैं तो पीछे बैठा हूँ, मैं तो छुप के जो मर्जी कर लूँ, डंडी भी मार लूं, बूटी भी लगा लूं, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको रियल टाइम आप वहां पे खड़े हुए हैं और आपको नहीं कोई जवाब आता, खुदा की कसम आपके जाने के बाद जो पीछे बातें आप लोग करते थे ना कि भाई मैंने तो उससे पूछा था कि कैसा कंसल्टेंट बना फिरता है भाई, इसको तो इसका जवाब ही नहीं आता। तो एक बेसिकली ये है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि वो मेरे मेरे वही हमारे कुछ एग्जामिनर्स भी थे। हाँ मैं यही अंदर था कि यही हमें वहां पे तो रगड़ते होते हैं, क्योंकि सवाल तो उनके पास होते हैं, जवाब, लेकिन वहां पे जो हमारे लेक्चर के लिए बातें ये लेके आए यार, ये तो वही आउटडेटेड है जो इनको कब कब की खत्म करनी चाहिए, और हमें मैसेज देना चाहिए कि ये अब नई गाइडलाइन ये है। जी। तो बहरहाल एक और बात ये कि देखिए मैंने जब ये एफसीपीएस की तो खैर मेरी अलग कहानी थी, लेकिन एफसीपीएस के बाद जब मैंने दोबारा पढ़ाई की थी और दोबारा अपने आप को रीडिस्कवर किया था, इंटरनेशनल लोगों के साथ इंटरेक्शन किया था, इंटरनेशनल एग्जामिनर्स को फेस किया था, तो उस वक्त जो मेरे साथ मेरे 2-3 साथी और थे, वो अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा उनकी थोड़ा सा डिफरेंट मिजाज है, वो लोग नहीं कभी यहाँ पे ज्वाइन करते। लेकिन खुदा की कसम मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर मेरे जैसा बंदा जो कि एक छोटे से सवाल पूछने पे अवैस, उसका नाम है अवैस ताहिर, आप लोगों ने शायद कोई फेसबुक पे देखा होगा, वो यकीन करें मेरे जो हालत थी ना, मैं अवैस को कराता हूँ यार कि अब जो मैं सारे सब लोगों के सामने बोल रहा होता हूँ ना, और सब लोग बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि डॉक्टर जिशान ये पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर जिशान ये कर रहे हैं, तो डॉक्टर जिशान को अपनी औकात याद करनी पड़ती है डेली कि यार मेरी ये औकात थी कि मेरे से उसने ये पूछा था कि एयरवे के मैंने डिफिकल्ट एयरवे के पेशेंट को इंटीब्यूट कैसे करेंगे, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि इसका क्या जवाब देना है, क्योंकि ये मॉर्गन में लिखा ही नहीं हुआ था कहीं। एक पेशेंट का इलाज थायराइड है, उसको आपने इंडक्शन करनी है तो आप कैसे करेंगे? मैं वहां पे बैठा सोच रहा हूँ कि यार इसका जवाब कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये बात है। चले एनीवेज, आप सब लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो हैं वो बिल्कुल एक तो ये कि प्लीज अपने ऊपर ट्रस्ट करें। सबसे ज्यादा इस दुनिया में आपको अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करें। ठीक है, और क्योंकि आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर दूसरा आपको मैं सबको मैं कहता हूँ कि देखें, एग्जाम के अंदर ना आपने अपने आप को शेर बनाना होता है, तो जब अगर आपको खुद ही भरोसा नहीं होगा कि आप शेर हैं, आप कहेंगे मैं तो खोता हूँ, तो फिर वो एग्जामिनर भी आपको खोता ही समझेगा। तो इसलिए ट्रस्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, और अपनी रिस्पेक्ट करवाएं, अपनी आप रिस्पेक्ट करवाएंगे तो आप बाकी सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बाकी ये कि जी आप बिल्कुल वेलकम है। जी जी सत्यान भाई। जी, जाने से पहले वो एक कोई इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं आप सब लोग नोट कर लें और बताएं कि किस किस टॉपिक पे जो हमने पहले डिस्कस किया था जी, एक्सपर्ट्स के लेक्चर की ज़रूरत है। हाँ ताहिर भाई, मैंने असल में देखें एक दो चीजें, एक तो मैं वैसे आपको आपसे अभी यहीं पे सबके सामने में कर लेता हूँ, जो चीजें मुझे वीक है मैं उसमें फंस जाता हूँ, मॉनिटरिंग है, जैसे उसमें खास तौर पे कार्डिक आउटपुट मॉनिटर। ठीक है, जी उसके बाद ये नर्व स्टिमुलेटर है, क्योंकि वो यूज नहीं किया जाता ना, तो बहुत सुपरफिशियल बातें पता है, मतलब बेसिक हम्म जो जिसको कहते हैं ना कार्रवाई डालने वाला। ठीक है, हम्म फिर उसके बाद जो स्पेसिफिक क्रॉनिक पेन के रेफरेंस से कुछ चीजें हैं, टॉपिक्स हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एनेस्थीसिया मशीन, बेसिक साइंसेज की ही ज्यादा चीजें हैं। क्लिनिकल की तो अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ बोल लेते हैं, और कुछ जो होती हैं आईसीयू, क्योंकि मैं आईसीयू से आउट ऑफ टच हूँ, आपको पता ही है। सऊदी अरब में और यूएई में आईसीयू सेपरेट होता है, तो आई हैव नॉट डन आईसीयू सिंस लास्ट 7 years। तो आईसीयू में मैं आके थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्योंकि जो आईसीयू की बेसिक नॉलेज है वो है, लेकिन अपडेटेड कोई अगर कोई चीज चेंज हो या कोई मैनेजमेंट गाइडलाइंस या कुछ हो तो उसके अंदर थोड़ी सी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वो अपडेटेड नहीं हूँ मैं उस चीज में ना। नहीं, उसमें आप प्लीज एक काम करें ना, से फॉर जी। एग्जांपल आपने आईसीयू लिखा है ना, उसके नीचे उसके 3 4 5 पॉइंट लिख दें जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो उसमें ना मैं कोशिश करूंगा अपने जो ताहिर हैं। भाई एक ना मैंने बनाया हुआ है 150 टॉपिक्स का, उसको मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा हूँ कि मैं उसको हम्म एक्सपैंड करूँ। हम लोग ये कर सकते हैं कि हम एक एक हफ्ता, जिस तरह ये आमिर भाई जो कर रहे हैं, आमिर फुरकान भाई जो मॉड्यूल का वो सिस्टम कर रहे हैं ना, तो उसको हम्म हम जो जूनियर्स हैं उनके लिए हम ये कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस दफा वाइवे का ड्यूरेशन इतना बढ़ गया कि वो हम्म सारा टाइम मुझे उन्हीं लोगों के साथ लगाना पड़ा, लेकिन जूनियर्स के साथ हम्म प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा सा उनको धक्का लगाना पड़ता है। वो लोग, अब मैंने किसी को एक टॉपिक पढ़ने को कहा, उसको हॉस्पिटल की तरफ से मैसेज आ गया कि एनेस्थीसिया मशीन पढ़ो। अब मैंने उसको हम्म पौना घंटा 1 घंटा उससे बात करके मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि एनेस्थीसिया मशीन कैसे वो हजम कर सके, लेकिन एक्चुअली ये हम्म प्रॉब्लम होती है इन लोगों ना। तो उसको कोऑर्डिनेट करना, आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है जो भी ये बात सुने,
प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग। ये लोग ना सोचें आपके कोई आप सवाल पूछेंगे कोई गलत सवाल हो जाएगा, ठीक है? कोई सवाल गलत नहीं होता, सवाल होता ही वो है कि जो जिसका जवाब हो। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती दुनिया की, कोई आपका मजाक उड़ाता है आप सोच नहीं, ये सोच दिल में लाए ही ना। तो इंशाल्लाह सर ताहिर भाई मैं देखता हूँ उसको, आप भी अपने तौर पे देखिए तो इंशाल्लाह। अच्छा सर बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सिर्फ आखिरी बात कि मैं चाहता हूँ एक लिस्ट बना लें, क्योंकि मैंने आज कॉल किया था हमीदुल्लाह साहब को। सही। ही एग्रीड कि उनसे हम 2-3 लेक्चर ले सकते हैं। ही इज एक्सपर्ट इन मॉनिटरिंग। वो आई मीन उनको आप कोई भी देंगे तो वो ही इज एक्सपर्ट, लेकिन मॉनिटरिंग मुझे पता है उन्होंने बुक के भी अंदर उन्होंने चैप्टर भी लिखा हुआ है कार्डियक आउटपुट मॉनिटर्स पे। बस ठीक तो है, ही इज एक्सपर्ट ऑफ दैट। सही, बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरे हैं एक आईसीयू वाले हैं, उनको ही इज एक्सपर्ट, उनको ले आएंगे ऑनलाइन। तो वो ज़ाहिर है वीकली बेसिस पे हम लेक्चर रख लेते हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे एक बता दें कि आप कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए, उस हिसाब से वो तैयार करके हमें बता देंगे जी कितनी देर में ही विल बी रेडी। ठीक है सर। वो देखें वो सर फिर हम उनके उसमें दे देते हैं कि वो जिस तरह उसको करना चाहें, क्योंकि मॉनिटरिंग तो सर एक ऐसी चीज है कि जो जैसे मतलब मॉनिटरिंग अगर वो डिफिकल्ट तो जाहिर बात है कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग है ज्यादा, जो कि क्योंकि लोग यूज नहीं करते इसलिए, और ये न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग है। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो कितना डिटेल से या किस तरह से वो करना चाहते हैं। वो जर्नल एक मॉनिटरिंग के ऊपर करके और मेन फोकस इस पे कर लें, उसका एक ब्रीफ सी उसकी डिस्कशन करके ये मेन फोकस 2 पे कर लें। इसी तरीके से आईसीयू के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी है या कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें तो आती हैं, लेकिन इस तरीके से है। जैसे अब उस दिन आप नहीं थे शायद, उस दिन आपके और मेरे बहुत प्यारे दोस्त जो हैं अजहर भाई, उन्होंने हम लोगों को 2 ब्लॉक पढ़ाए थे, वो पैंग ब्लॉक। वो पैंग ब्लॉक मुझे तो पता नहीं था, पैंग ब्लॉक है क्या नाम है? तो वो जो पैंग ब्लॉक, हाँ, अब वो मुझे नहीं पता था। इस तरह की कोई नई चीजें हमें मिल सकती हैं, मतलब हम उसको टॉपिक ओरिएंटेड करके उसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज जो है उसको ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जिनको हम इनवाइट करेंगे वो हमारे भी टीचर्स हैं, बड़े सीनियर रिस्पेक्टेबल लोग हैं, तो उनसे हम मैक्सिमम जो है ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो करेंगे। तो उनको हम कर देंगे एक डे फिक्स के जी, वीकली सैटरडे संडे जो भी वो मुनासिब समझेंगे तो वो हम रख लेते हैं उनके सीरीज ऑफ लेक्चर्स। ठीक है सर, ठीक है। चलें जी एवरीवन, ओके, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।